अच्छा ये बताइए, दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी है? अमेरिका, राइट? और दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी? ये भी यूएस डॉलर ही है। आखिर यूएस डॉलर इतना ताकतवर कैसे हो गया? क्या आप इसके पीछे की दिलचस्प कहानी जानते हैं? अगर नहीं तो आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जान पाएंगे कि कैसे आज यूएस डॉलर दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है। आज आम आदमी जिस चीज से सबसे ज्यादा परेशान है वो है तेजी से बढ़ती महंगाई, और पूरी दुनिया इस मार को झेल रही है। अगर इसके कारण को समझने की कोशिश करें तो दो घटनाएं हमारे सामने आती हैं। पहला कोविड-19 जिसने हजारों लोगों की जॉब्स खत्म कर दी और दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। कुछ देश जैसे श्रीलंका या जाम्बिया तो दिवालिया भी हो गए, जबकि पाकिस्तान, नेपाल, तुर्की और अन्य कई देश दिवालिया होने की कगार पर हैं। दूसरा कारण जो समझ में आता है वो है रूस यूक्रेन वॉर। इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में अनाज और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, क्योंकि ये दोनों देश अनाज और तेल के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। इस वजह से भारतीय रुपए जो कुछ समय पहले $1 के मुकाबले 72 रुपए पर था, आज 80 पर झूल रहा है, और पूरी दुनिया की मुद्राएं ऐसे ही लगातार गिरती जा रही हैं। लेकिन हमारी चर्चा का विषय ये नहीं है। इस सब में ध्यान देने वाली बात ये है कि जहां पूरी दुनिया की मुद्राएं लगातार गिर रही हैं, वहीं डॉलर मजबूत हो रहा है। और क्योंकि सारे देश डॉलर को ही अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए यह विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कई लोग ये बात नहीं जानते कि अमेरिका भी भारत की तरह 18वीं सदी तक अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि आजादी पाने के कुछ ही दशकों बाद यूएसए ने ब्रिटेन की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ दिया। पर कैसे? जहां भारत को 75 साल का समय लगा ब्रिटेन की बराबरी करने में, वहां यूएसए इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया, वो भी उस समय जब ब्रिटेन इतना बड़ा एम्पायर था। इसकी शुरुआत होती है साल 1770 से, जब अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी मिली। नई सरकार के ऊपर प्रेशर था कि कैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा किया जाए। इसके लिए उन्हें कई इनिशिएटिव लेने की जरूरत थी, जिनमें से एक महत्वपूर्ण काम था अपनी खुद की करेंसी बनाना। इसके लिए उनकी सरकार ने 1792 में कॉइनेज एक्ट पारित किया। पर यूएसए को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि देश की करेंसी का डिजाइन कैसा होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अपनी करेंसी बनाने का ये पहला मौका था। इस वजह से उन्होंने स्पेनिश डॉलर का रेफरेंस लेकर अपनी लोकल करेंसी यूएस डॉलर को डिजाइन किया। स्पेनिश डॉलर इसलिए क्योंकि उस वक्त नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्पेन का बहुत बड़ा साम्राज्य था, और यूएसए की सीमाएं क्लियर न होने के कारण यूएसए के कई क्षेत्रों में भी स्पेनिश डॉलर्स ही उपयोग में थे। ऐसे में स्पेनिश डॉलर से मिलती जुलती करेंसी बनाने से यूएस डॉलर्स को लोगों ने आसानी से स्वीकार कर लिया, और धीरे धीरे यूएस डॉलर पूरे देश में फैल गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब डॉलर्स को अपने ही देश में फैलने में काफी समय लगा, तो ये इंटरनेशनल लेवल पर कैसे पहुंच गया? इसके लिए हमें 20वीं सदी में बढ़ना होगा। याद करिए 20वीं सेंचुरी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं, द वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर ही वो सबसे बड़े कारण थे जिन्होंने यूएस डॉलर्स को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। पर कैसे? मानव इतिहास के लिए 20वीं सदी सबसे महत्वपूर्ण सदी में से एक मानी जाती है। जहां साइंस तेजी से तरक्की कर रही थी, वहीं बड़े साम्राज्य और ताकत की चाह में चारों ओर छोटे बड़े युद्ध हो रहे थे। बस एक देश इससे अछूता रहा, वह था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की जियोग्राफी उसके लिए वरदान थी। पूर्व में अटलांटिक ओशन और पश्चिम में प्रशांत महासागर ने अमेरिका को कई बड़े खतरों से बचाया था। आपको याद होगा कि भारत पर सभी बड़े विदेशी हमले जमीन के रास्ते ही हुए थे। बस इसी चीज का अमेरिका ने फायदा उठाना शुरू किया। जहां पूरी दुनिया भूखमरी और जंग से तबाह हो रही थी, वहीं यूएसए खुद को धीरे धीरे ताकतवर बना रहा था। पर यूएस ऐसा कैसे कर पा रहा था? वर्ष 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तब अमेरिका ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। इसे जानने से पहले चलिए ये जानते हैं कि कैसे एक इंसान की मौत ने दुनिया को पहले वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वैसे तो इसके कई अलग अलग कारण हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो था 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगेरी की गद्दी के होने वाले वारिस आर्क ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या।
जो कि एक सर्बियाई नेशनलिस्ट गैब्रिलो प्रिंसिप द्वारा की गई थी। अब क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगेरी में उस समय कई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी आंतरिक मनमुटाव चल रहे थे, तो ऐसे में जनता का ध्यान कॉन्फ्लिक्ट से हटाने के लिए सरकार ने सर्बिया के साथ युद्ध करने की सोची और युद्ध का कारण ड्यूक की हत्या को बताया गया। तो ऐसे शुरुआत हुई ऑस्ट्रिया और सर्बिया के युद्ध की। धीरे धीरे इस युद्ध में दोनों के मित्र देश भी कूदने लगे। जहां ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी था, वहीं सर्बिया का साथ देने रूस, फ्रांस और ब्रिटेन मैदान में उतरे और इस युद्ध ने वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। अब क्योंकि ये युद्ध अचानक शुरू हुआ था, इसलिए कोई भी देश इसके लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से सभी देशों में रिसोर्सेज की भारी कमी होने लगी थी और युद्ध खत्म होने के बाद भी कई सालों तक दुनिया को भूखमरी और महंगाई का सामना करना पड़ा था। पर इन सब में एक देश चुपचाप होकर तमाशा देख रहा था, बल्कि वो बड़ी चालाकी से युद्ध को और लंबा खींचने का काम कर रहा था। जी हाँ, उस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने अपने देश को खुद तो इस युद्ध से दूर रखा, लेकिन साथ ही दूसरे देशों को वेपन्स प्रोवाइड करवाए, जिस वजह से ये युद्ध 3 साल तक खिंच गया। धीरे धीरे वर्ल्ड वार अपने अंत के करीब पहुंचने लगी थी और ये साफ होने लगा था कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। इसी समय यूएसए ने मास्टरकार्ड चलकर युद्ध में उतरने का फैसला किया। यूएसए ने देश की महिलाओं को मर्दों की जगह काम करने के लिए मोटिवेट किया, वहीं मर्दों को देश के लिए लड़ने को कहा। 11 नवंबर 1918 को द आर्मिस्टिस अग्रीमेंट और वर्साइल संधि के साथ वर्ल्ड वार खत्म हुई, जिसमें जर्मनी की बुरी तरह हार हुई और इस एग्रीमेंट के तहत युद्ध का पूरा जिम्मेदार अकेले जर्मनी को मान लिया गया। बात यही खत्म हो जाती तो ठीक थी, लेकिन एग्रीमेंट की शर्तों ने जर्मनी को बर्बाद करके रख दिया। शर्तें कुछ इस प्रकार थी। जर्मनी ने जितनी भी जमीन पर कब्जा किया था सारी वापस लौटानी पड़ी। दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जितनी भी कॉलोनीज थी सबको जर्मनी से छीन लिया गया। युद्ध में सभी देशों को जो भी लॉस हुआ था सब जर्मनी को भरना पड़ा, जो आज लगभग $280 बिलियन के बराबर था या शायद उससे भी ज्यादा। साथ ही 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रख सकते। एयरफोर्स और नेवी पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। इतना सारा कर्ज चुकाने के लिए जर्मनी ने दूसरे देशों से लोन लेने की सोची और लोन देने वालों में मेन कंट्री थे यूएसए, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड। इतनी सारी शर्तों ने दूसरी वर्ल्ड वार की चिंगारी पहले ही भड़का दी थी। 1 सितंबर 1939 को हिटलर की अगुवाई में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और मात्र 20 साल बाद एक बार फिर दुनिया दूसरी वर्ल्ड वॉर की गवाह बनी। यूएस एक बार फिर खुद न्यूट्रल होकर बाकी देशों को हथियार बांटने लगा, लेकिन इस बार उसका प्लान कुछ बड़ा था। यूएस ने सारी पेमेंट गोल्ड में एक्सेप्ट करनी शुरू की, जिस वजह से दुनिया भर से गोल्ड यूएस जाने लगा। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी यूएस के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर बड़ा हमला हो गया। ये अटैक जापान ने किया था। लगभग पूरे साउथ एशिया पर कब्जा कर चुके जापान को अपना साम्राज्य बढ़ाना था, जिसमें पैसिफिक ओशन में मौजूद अमेरिका का ये नेवल बेस जापान के लिए सरदर्द था। जापान ने सोचा कि इस बेस पर हमला करने से शायद यूएसए हार मान लेगा और बातचीत की टेबल पर आ जाएगा। लेकिन फिर 6 अगस्त 1945 को सुबह के 8:15 पर जापान के शहर हिरोशिमा में एक भयानक धमाका हुआ। लिटिल बॉय नाम के इस एटम बम ने 1,40,000 लोगों की जान ले ली, पर जापान ने हार नहीं मानी। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को दोबारा नागासाकी में फैट मैन नाम के बम ने दूसरा धमाका किया। 35,000 लोग तुरंत मारे गए। इस धमाके ने जापान को पूरी तरह से तोड़ दिया और दूसरी विश्व युद्ध का अंत हो गया। इसी के साथ 44 देशों ने मिलकर ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अनुसार अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूएस डॉलर को उपयोग किया जाना था, क्योंकि पहले जो गोल्ड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उपयोग होता था वह अब यूएस के पास था। इस समझौते ने यूएस के लिए गेम चेंजर का काम किया और यूएस को दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। कुछ सालों तक सब ठीक चलता रहा, फिर अचानक सऊदी अरब और आसपास के अरब देशों में क्रूड ऑयल की माइंस मिलने लगी। तेल एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी जरूरत हर देश को है। आगे चलकर ये पूरी दुनिया में महंगाई को कंट्रोल करने वाला था और यूएस भी ये बात समझ रहा था कि अगर उसे सुपर पावर बने रहना है तो तेल के साथ रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा। तो फिर कैसे यूएस ने क्रूड ऑयल को भी कंट्रोल किया?
और आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर, प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर सब यूएस ही है। आखिर कैसे आज यूएस क्रूड ऑयल और डॉलर की वजह से दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता है, जानेंगे अगले पार्ट में।